हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आस्तिक। आज हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स होता क्या है और हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि क्यों पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पढ़ लिए और उसका कोई यूज़ है नहीं, है ना। सो डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट इज स्पेशल नंबर। Determinant is a special number calculated from square array। स्क्वायर array क्या होता है अभी मैं डिफाइन करता हूँ, बता रहा हूँ। स्क्वायर array और स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक 1 cross 1, 2 cross 1, sorry 2 cross 2, 3 cross 3, like that, n cross n। स्क्वायर मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, लाइक 1 cross 1 होगा या फिर 2 cross 2 होगा या फिर 3 cross 3 होगा। ऐसा मैं इनको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से। स्क्वायर कैसा होता है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, अकॉर्डिंगली स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर एरे क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। स्क्वायर एरे को हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे कि A11, A12, A21, A22। अब मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ 1 2, ये सब क्या है वो समझ रहा हूँ। जरा चेक करें, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी एक लाइन में लिखी है ये सारी चीजें, हॉरिजॉन्टली लिखी है, हॉरिजॉन्टली लिखी हुई चीजों को हम लोग बोलते हैं रो। एक है इसलिए रो हो गया, ये वाला भी क्या है रो है। टोटल कितनी रोज होगी यहाँ 2 रोज होगी। और ये देखो वर्टिकली जो चीज लिखी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम। वर्टिकली जो भी चीज लिखी होगी उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। सो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 2 rows, ठीक है, 2 rows as well as 2 columns। 2 rows है और 2 columns हैं, तो इनको हम लोग कैसे लिखते हैं? अब जैसे यहाँ 2 cross 2 में लिख दिया ना, तो जरा देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रो को, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम को, ठीक है। चूंकि यहाँ दोनों सेम है इसलिए फर्क नहीं पड़ता किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, बट इन जनरल जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले रोज को लिखेंगे फिर कॉलम्स को। हालांकि मैं कुछ बताने वाला था, डिटर्मिनेंट स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने का मतलब इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी रिड्यूस करके किसी एक स्पेसिफिक रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। सो डिटर्मिनेंट, आप इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, सपोज करो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट का एक साइन होता है, ऐसे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। इसके अंदर यही सब लिख लेता हूँ मैं, A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करना मैं बताऊंगा। अभी ये 2 cross 2 पे है तो इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 2 cross 2 पे है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो जरा, A11 इंटू A22, फिर क्या करूंगा मैं, एक माइनस का साइन लगाऊंगा और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो A21 इंटू A12, ठीक। अब सोच रहे होंगे मैं क्या लिख लेता हूँ बार बार, A11 A22 है। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, AIJ। अब IJ क्या है? I जो है, I हमारा बताएगा रोज को, कौन सा रो है, और J बताएगा कौन सा कॉलम है। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट,
3 एलिमेंट्स हैं, इसको और अच्छे तरीके से अगर हमको सॉल्व करते हैं तो जरा चेक करो कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 into 2 4। तो हम लोग ऐसे भी निकालते हैं। अगर हमसे कोई डायरेक्टली पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, जो भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर अभी हम लोग नहीं पढ़े, ऑर्डर बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो चलो अभी यही देखते हैं। अब ये क्या लिखे हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा क्या था, पूरा का एलिमेंट। अब मैं उसमें आई और जे को उठा के यहाँ ले आया। आई क्या है हमारा, आई हमारा बता रहा है रो कौन सा है, और जे क्या बता रहा है कॉलम कौन सा है। और ये पूरा पूरा साथ में ये लोग क्या बताते हैं, साथ में बताते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट पूरा तो नहीं हुआ, हालांकि जितना थोड़ा सा हुआ बेसिक सा। अब इसमें थोड़ा सा ये सोचते हैं कि डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, बोला था कि हमको पता होना चाहिए कि वाई वी शुड लर्न दिस। तो फिर डिटरमिनेंट का यूज, तो थोड़ा सा मैं स्पेस खाली करता हूँ कहीं, फिर मैं लिखता हूँ उसका। चलो उधर साइड ले देता हूँ। यूज ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहला यूज ये होता है टू फाइंड और टू चेक मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, ये एक नया टर्म आ गया, लेकिन जैसे कि मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालते हैं। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका इनवर्स अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, वो होगा ए इनवर्स, है ना। तो जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, जिस भी मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनना, जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स कैसा है, वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। ठीक है, और ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, हालांकि ये हम लोग जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। So A inverse is equal to 1 upon determinant of A, 1 upon determinant of A into adjoint of A। ठीक है, तो फिर ये कैसे हमको बता रहा है कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं, यहाँ से बता रहा है। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो क्या पॉसिबल है इनवर्स निकालना? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा, और अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो कैसा हो जाता है, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, केवल तभी कैसे क्या पॉसिबल है, तभी हम लोग इनवर्टिबल बोल सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज आता है, तो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं इधर उधर रख करता हूँ, ये सब तो समझ आ गया होगा। चलो देखो जरा इसका सेकंड यूज इसका है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जैसे कि कहीं लिखा हो a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करते हैं। अब या तो फिर ऐसे सॉल्व करें, जो भी जनरल मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ऐसा कुछ है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2। अब ये तो सॉल्व करना अभी भी मैं बताया कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखना। 2 क्रॉस 2 को इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन जनरल डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और भी इसके यूजेस हैं, और भी यूजेस हैं, एक आध यूज और देख लेते हैं, जैसे कि एक यूज इसका और है टू फाइंड
ज्योमेट्रिकल जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग पढ़ के रखे होंगे वाला ये, जैसे कि हम लोग निकालने जाते हैं ना, याद करो जरा, हम लोग अभी ऐसा लिखे होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, फिर ऐसे लिख लेते डिटरमिनेंट x1 y1 1, फिर लिख देते x2 y2 1, x3 y3 1, है कि इसको सॉल्व करना करते थे ना, तो वो सब क्या है, ये किस क्या है, ये डिटरमिनेंट ही तो है, कितने का है 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये क्या होता है अभी जस्ट बता रहा हूँ ना, ठीक है। यूज पहले देखो, ये यूज हो गया, एक यूज और इसका इंपॉर्टेंट है, एक यूज इसका और है, टू ट्रांसफॉर्म दी वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब जरा इसके लिए मैं कुछ लिख लेता हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड है नहीं। जैसे ये मैं लिख लूँ ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर, और ये ए कोई सपोज कर लो कोई मैट्रिक्स है, और ये एक एक्स कोई वेक्टर है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो एक्स है ये क्या है, ये कोई वेक्टर है, और ये क्या है हमारे पास, ये है मैट्रिक्स, और ये जो है ये क्या बोला जाएगा इसको, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर, ठीक है। इसमें डायरेक्टली डिटरमिनेंट का यूज नहीं आता, डायरेक्टली डिटरमिनेंट का यूज नहीं आता। इनसाइड जब इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर कुछ चीज़ें पता करने के लिए बीच में इसका यूज आता है, ताकि उसका हम लोगों को नीड है नहीं, तो उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। बस ये देखने की जरूरत है कि कब डिटरमिनेंट का यूज आता है और क्यों हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूज हो गए। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटरमिनेंट को और, ठीक है ना। हम लोगों को इन जनरल इसमें यूज करना है और इसमें यूज करना है इस डिटरमिनेंट का, और इसमें भी यूज करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर यहाँ और फिर आगे। इसके तो लिमिटेड फार्मूले हैं कुछ, उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। इन सबको मैं रफ कर दूँ, रफ कर देता हूँ। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नया, क्या पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर को डिटरमिनेंट से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ, A11 A12 A13 A14, ऐसे करते मैं चलता चला जाता हूँ A1n तक, फिर मैं लिखता हूँ A21 A22 A23 A24, ऐसे करते हुए A2n तक। अब ऐसे लिखूँगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ AN1, फिर AN2, फिर AN3, फिर ऐसे चलूँगा तो AN4, सिमिलरली यहाँ तक जाऊँगा तो ANn, ठीक है। अब जरा देखो, वैसे ऑलरेडी समझ चुके हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रो, बोलते हैं ना। और ये भी एक रो है। ऐसे करते करते ये टोटल कितनी रोज होगी बता सकते हो, कितनी रोज होगी टोटल, n रोज हो चुकी है इसमें, देखो जरा n रोज हो चुकी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे बहुत सारी है बीच में। अभी चलिए यहाँ दिखाई नहीं जा रही है क्योंकि n है तो n तो नहीं दिखा सकते। अभी देखो जरा, और एक चीज नोटिस करो, इसको क्या बोलोगे, कॉलम बोलेंगे हम लोग, कॉलम 1 हो गया, ये कौन सा हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। ऐसे करते करते टोटल कितने कॉलम्स हो गए, अगर मैं लिखने जाऊँ तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए, n कॉलम्स हो चुके हैं, n कॉलम्स हो गए और n रोज हो गई है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, n क्रॉस n, ठीक है। और मैट्रिक्स कौन सा हेडिंग पर है, लिखा है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मींस ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है रोज या फिर कॉलम्स के नंबर्स को ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ रोज कितनी है, n है, कॉलम्स कितने हैं, n है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक डिटरमिनेंट। तो देखो डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका जो ऑर्डर लिखने वाले हैं हम लोग, या तो नंबर ऑफ रोज लिख दो या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दो, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख दिया, कोई डाउट है नहीं है।
ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गया, एन हो गया। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गया, एन हो गया। अब सपोज करो हमसे कोई पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो, कहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो, इस डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो। इस डिटरमिनेंट में मीन्स एन ऑर्डर के डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर डिटरमिनेंट। एन ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, एन क्रॉस एन, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, एन स्क्वायर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। अब इसी ऑर्डर में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पुरानी चीजें, जरा ध्यान से देखो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोला जाएगा एलिमेंट, बोला जाएगा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है, एलिमेंट बोला जाएगा। ये जो चीज लिखी है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ, क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट हो गया। और अगर ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट है तो फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिफाइन कैसे करोगे, यानी कि 1 और n लिखा था, तो ये 1 क्या है, 1 है रो का नंबर, और n क्या है, n है कॉलम का नंबर। जरा चेक कर लो, रो नंबर 1, कॉलम नंबर n है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर और डिटरमिनेंट भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। तो पढ़ लिए, और मैं आपको ये भी बताया कि डिटरमिनेंट का एक स्पेशल वैल्यू आता है। अगर डिटरमिनेंट का एक स्पेशल वैल्यू आता है तो उसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर डिटरमिनेंट चूंकि इतना बड़ा सा होता है तो उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर तो डिटरमिनेंट कितने कौन कौन से ऑर्डर का हो सकता है, जैसे यहाँ n ऑर्डर का हुआ है वैसे ही 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल हमारे सिलेबस में कितना है, 2 का है और 3 का है ना। और 1 तो देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहले 2-3 क्रॉस सॉल्व करके देख लेते हैं, जैसे कि 1 क्रॉस 1। सपोज करो हमारे पास डिटरमिनेंट है 1 क्रॉस 1। डिटरमिनेंट को हम लोग इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा क्या है, ग्रीक सिंबल है, क्या है, ग्रीक सिंबल है। ठीक है, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे ऐसे लिख के दे देगा तो आपको क्या समझना है इसको, कि वो डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो जैसे सपोज करो 1 क्रॉस 1 का होता है, मान लो यहाँ लिखा होता है ए, है ना, ए लिखा होता है। अब इसको हमको सॉल्व करने जाना है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी से नहीं करवाएंगे, तो डायरेक्टली जो चीज़ लिखी है वही उसका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू लिखी होगी, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया। ये जो ए आया है ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे सपोज करो एक और मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता, अगर सपोज करो 6 लिख देता तो इसका वैल्यू कितना आता, 6 आ जाता। क्यों, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 का है। जब 1 क्रॉस 1 के होते हैं तो जो चीज़ लिखी होती है अंदर वो एज इट इज बाहर आ जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। अब चलो 2 क्रॉस 2 का देख लेते हैं, यानी ऑर्डर 2 का देख लेते हैं। ऑर्डर 2 यानी कि अगर यहाँ A B C D लिखा होता तो ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का हो गया कि नहीं। देखो जरा कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, है ना। तो चलो इसको चेक करते हैं जरा। इसका क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी A इंटू डी माइनस B इंटू सी, है ना, ये आ गया आंसर। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सो ऐसा ही एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे हम लिख देता हूँ 1 2 4 एंड 5, जो मर्जी का लिख लो, एग्जांपल ही तो है। ये देखो 2 क्रॉस 2। अब क्या करेंगे, फिर से चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया, माइनस का 3, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया, माइनस का 3। ठीक है, यहाँ हम लोगों को कोई एक्सपेंशन करने की नीड नहीं पड़ी। लेकिन सपोज करो हमारे पास 3 क्रॉस 3 का होता, चलो बना लेते हैं 3 क्रॉस 3 का, यानी A11 A12 और A13, A21 A31 A22 A23 A32 A33।
ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 3, ठीक है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि जो AIJ टाइप होता है इसको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे होते हैं एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं। AIJ क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब भी I इज इक्वल टू J हो जाता है, जब भी I इज इक्वल टू J हो जाता है, उस पूरे डायगोनल को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे इस डिटरमिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल बता दो, तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, क्या यही प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर हमसे कोई पूछता प्रिंसिपल डायगोनल तो ठीक है, बता दिए हम लोग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल तो हम लोग बता लिए, लेकिन सपोज करो हमसे ये पूछ लेता प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स बता दो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स बता दो, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जरा चेक करो, A11 A22 और A33। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और हमसे कोई पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो प्रिंसिपल डायगोनल के, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल, तो वो कितने होते हैं, जो ऑर्डर है डिटरमिनेंट का, ऑर्डर है जो डिटरमिनेंट का, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल डायगोनल में। तो देखो जरा काउंट करके देखो, ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 के लिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, काउंट करो, 1 2 एंड 3, तो है ना 3। अगर n क्रॉस n तो होता तो कितने होते, n होते, है ना। फिलहाल 3 है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपेंशन बताने वाला था इसका, चलो इसका एक्सपेंशन देखते हैं। इसका एक्सपेंशन देखने से पहले हमको 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें, वो मैं यहाँ देखता हूँ। सबसे पहले हमको देखना होगा माइनर और फिर देखना होगा कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, दोनों को ध्यान से देखते हैं, फिर हम लोग इसका एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो चलो लिखता हूँ मैं, माइनर क्या होता है। वैसे इसको मेरे को कुछ तो लिखना होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये डिटरमिनेंट है जो भी माइनर क्या होता है, माइनर जो एक डिटरमिनेंट होता है उसके हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है। यानी कि जैसे कि 2 क्रॉस 2 का मैं ले लेता हूँ, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इस एलिमेंट में अगर कोई माइनर पूछेगा तो फिर इस एलिमेंट में जब भी कोई माइनर पूछेगा तो ध्यान देना, इसकी वाली रो और इसका वाला कॉलम कंसीडर नहीं करते हैं। इसका वाला रो और इसका वाला जो जिस एलिमेंट का पूछा गया है उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बचेगा वो उसका माइनर हो जाएगा। यानी ये जो भी लिखा है एलिमेंट, ये क्या है, ये है माइनर ऑफ A11। ये क्या है, माइनर ऑफ A11। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे कैपिटल M11 लिख देंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट जो कहाँ है, पोजीशन इसकी 1 1 पे है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का होता, 3 क्रॉस 3 का होता, यानी कि ऐसे लिखा होता वो, लेकिन ऐसे ही लिखा जाएगा। 3 क्रॉस 3 का होगा 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो इस तरीके से लिखते हैं। और फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि माइनर कैसे निकालते हैं। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी सब। तो सपोज करो इन्होंने पहले इसका निकाला था, इस बार मैं क्या करता हूँ, इसका निकालता हूँ, ठीक है। चलो तो इसका निकालूंगा तो ये वाली रो हटा देनी है और ये वाला कॉलम हटा देना है, क्यों, क्योंकि इसका माइनर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो जब इसका माइनर निकालने जा रहे हैं तो बाकी को हटा के अब जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट ले लेना है, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट ले लेना है। यानी कि अगर हमसे कोई बोलता माइनर ऑफ 2 1 का निकालो तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। यानी कि A12 A13 A32 A33, ठीक है ना। और इसको तो सॉल्व करना हमको आता है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अभी तो 2 क्रॉस 2 हो गया इसका और इसका, तो
इन दोनों का मल्टीप्लाई A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 आ गया ना अपना माइनर। चलो ऐसे तो माइनर निकालते हैं, ये तो वो भी माइनर निकालने वाली बात, लेकिन सपोज करो तुमसे कोई ये पूछ लेता नंबर ऑफ माइनर्स बता दो, कोई एक ऑर्डर दे देता जैसे हमको बोलता है इसके अंदर नंबर ऑफ माइनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ माइनर्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है कि नहीं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ माइनर्स कितने आए हैं, 4 आए थे, है ना। यहाँ जो इसमें कोई पूछ देता नंबर ऑफ माइनस बता दो, तो कैसे बताते हैं हम लोग, नंबर ऑफ माइनस ऐसे बताते हैं कि इसमें हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है। तो टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, काउंट कर लो, अगर नहीं काउंट करना है तो हमको पता है n स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना है 3 क्रॉस 3, यानी कि 9 एलिमेंट्स हैं, तो माइनस कितने बनेंगे 9 बनेंगे। अब एक जनरलाइज फार्मूला भी लिख लेते हैं, जैसे कि कैसे लिखेंगे उस जनरलाइज फार्मूले को, उसको हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ माइनस इन nth order determinant is equal to, कैसे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने n इंटू n थे ना, n स्क्वायर, तो इसी को थोड़ा सा और ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उतने ही माइनस बनेंगे, ठीक है। माइनर निकालना तो आ गया हम लोगों को। चलो अगर माइनर निकालना आ गया तो अभी हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, यानी उसका एक्सपेंशन निकालने के लिए एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या समझना है, कोफैक्टर, उसको भी समझ लेते हैं। तो कोफैक्टर समझना है तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इधर वाली जगह को, ठीक है। चलो कोफैक्टर्स देखो जरा, कोफैक्टर क्या बनते हैं भाई। माइनर को, जो भी माइनर है, किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है उसको हम लोग -1 की पावर i प्लस j से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास कोफैक्टर बन जाता है किसका, उसी एलिमेंट का। समझ आया, जिस भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाले हैं, ठीक है, माइनर निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करवाना है -1 टू द पावर ऑफ i प्लस j, यानी उसका जो पोजीशन है उसके सम का, ठीक है। अगर उसके पोजीशन के सम का मल्टीप्लाई करवाना है, इसका मतलब हमको i और j तो पता होता है ना, सबकी पोजीशन पता होती है, तो क्या करना है i प्लस j, जहाँ भी सम i प्लस j का जहाँ भी सम ऑड आएगा वहाँ माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, जहाँ भी ऑड आएगा वहाँ क्या लग जाएगा, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, और जहाँ भी इवन आएगा वहाँ माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम ही होंगे, क्यों, क्योंकि उसके पहले तो प्लस का मान रहेगा। कैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ, -1 की पावर, अगर मैं कुछ ऑड लिखूंगा तो पावर आंसर कितना आएगा, माइनस का मान आएगा। -1 की पावर अगर मैं कुछ भी इवन लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा, प्लस का मान आएगा, है ना। और प्लस का 1 से किसी से भी मल्टीप्लाई करवाता है तो वो सेम रहता है, इसीलिए कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर हो जाएगा। तब माइनर को मैं थोड़ा सा ऐसे ही लिख देता हूँ, i प्लस j m i j, ठीक है। तो कोफैक्टर समझ आया, अब कोफैक्टर निकाल के देख लेते हैं, तो क्योंकि निकालना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्हीं में से इन्हीं का निकालना है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ, जैसे हम लोग निकाले थे माइनर ऑफ 1 का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, जरा चेक करो। माइनर में माइनर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना होता है, इवन होता है, यानी 2 होता है, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनर ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनर क्या है इसका, A22, यानी कि एज इट इज A22 आ जाएगा। अब वहाँ जो, ठीक है, चलो यहाँ भी निकाल लेते हैं, तो उसको निकालता हूँ इधर ऊपर से, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालना है तो क्या करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1, और इसका माइनर क्या था, ये जो लिखा है इसको एज इट इज लिख देता हूँ ना। माइनर क्या होगा, A12
कैसा आएगा, माइनस ही आएगा। और अगर माइनस आएगा तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, बाकी तो माइनर है ही, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ माइनर ऑफ 2 1। ठीक है ना, समझ आया कुछ? चलो, तो कोफैक्टर निकालना आ गया और माइनर निकालना आ गया। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट होता है किसी भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं तो वो होगी इक्वल टू किसी भी रो के अलाउंग एक्सपेंशन करते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं। ये नहीं करना कि 2 रो या 2 कॉलम, ऐसा कुछ नहीं करते, केवल एक रो या फिर एक कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं। यानी किसी एक रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे आप, तो वैल्यू ऑफ क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान a11 और कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस इनका सम करना होता है a12 एंड कोफैक्टर ऑफ c, कोफैक्टर ऑफ 1 एंड a13 एंड कोफैक्टर ऑफ a। ठीक है, अब इसी को मैं माइनस में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे कन्वर्ट करता हूँ, a11 इसका माइनर कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला ये भी लिखे -1 टू द पावर ऑफ i प्लस j। जरा चेक करो, i प्लस j कैसा होगा, 2 होगा, 2 यानी कि इवन, इवन यानी कि वापस से एज इट इज -1। ठीक है, फिर यहाँ जो इसको लिख लेता हूँ, साइन बार में लगाऊंगा मैं। कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 2 कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ 1 2 निकालेंगे और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों, क्योंकि -1 की पावर में क्या होगा 1 + 2 यानी कि 3, तो वापस से माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। सिमिलरली यहाँ जब मैं लिखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी मैं इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब भी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, किसी वैल्यू निकालनी होगी डिटरमिनेंट का, यानी उसका जब एक्सपेंशन करना होगा, यही एक्सपेंशन है उसका। ठीक है, इसी को एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं और यही उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जब एक्सपेंड करेंगे तभी तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, कोफैक्टर को रफ कर देता हूँ। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, सपोज करो मैं कॉलम लिखता हूँ एक, तो a11 a21 एंड a31, ये कॉलम क्या होगा, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर से इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, किसी दूसरे एलिमेंट्स के कोफैक्टर से। जैसे इसका 1 2 प्लस 2 2 प्लस कोफैक्टर ऑफ 3 2। जैसे ही आप करस्पॉन्डिंग को छोड़ के किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे वैल्यूज नहीं निकालनी होती हैं। तो इसको हम लोग नोट में लिख सकते हैं। नोट में ये चीज़ लिख सकते हैं कि अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई नहीं करवाते हैं, किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसका मीनिंग कि जो भी डिटरमिनेंट दिया है उसकी करस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई ना करवा के किसी दूसरी रो या किसी दूसरी कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करवा के उनका एडिशन कर देते हैं, तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, और नोट का एक दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जब भी कभी डिटरमिनेंट की दो रोज या फिर दो कॉलम्स, 2 rows और any two columns आइडेंटिकल हो जाए तो सर, या फिर आइडेंटिकल हो जाए या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए, तो फिर अगर आइडेंटिकल या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी फिलहाल।
सबसे पहले हम लोग चेक किए थे कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है, कोई स्पेशल वैल्यू आती है, कहाँ से आती है, जब कोई स्क्वायर अरे होता है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग ये पढ़े कि डिटरमिनेंट का यूज़ करते क्यों हैं आखिर और पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि उसका कुछ तो फ़ायदा हो अपने को पढ़ने का, इसीलिए तो पढ़ेंगे, है ना। तो डिटरमिनेंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं ये जानने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट की ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कहाँ, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। और एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किए, सबसे पहले माइनर, फिर इसके बाद कोफैक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आए कैसे एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, थैंक यू।